साल में एक दिन, हाँ, एक दिन एक ऐसा अवसर आता था कि जेल में सारे कैदियों को बाहर निकाला जाता था और वो सब कल्चरल प्रोग्राम अपना करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ, नाच गाना नाटक ये सब। जी जी, तो वहाँ नाटक था। हाँ हाँ, तो जब पता लगा कि यार एक बूढ़े बंदी हम्म, इस जेल में और है, हम्म, लेकिन वो कभी निकाले नहीं जाते, वो कोठरी में ही रहते हैं। वो सेल है, हाँ, हाँ, वो छोटी सी कोठरी जी, जिसमें लैट्रिन पेशाब सब उसी में करना था, लेकिन उनको बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि साहब उनको निकालिए, तो बूढ़े बुजुर्ग हैं। जी, कहा नहीं नहीं, सरकार का सख्त आदेश। अरे परिवार के लोग जब देश विभाजन हुआ पाकिस्तान चले गए, जी, लेकिन वो पाकिस्तान गए भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, लौट के आने के बाद अपने आबादी का मुकदमा वो लड़े। निश्चित रूप से जो देश जी, अपने इतिहास को भुला देता है ना, वो अपने इतिहास को भुलाने वाला देश अपने भूगोल को कायम नहीं रख सकता। वाह, बिल्कुल, भूगोल को बनाने में इतिहास का बड़ा भारी योगदान। जी जी जी, 18 साल की उम्र में धनिया मऊ का जो शहीद स्मारक बना हुआ है जमींदार सिंह जी, की जब शहादत हुई तो उनकी उम्र 18 साल, सिर्फ 18 साल, बिल्कुल, मात्र 18 साल थी। और उस जमाने में जल्दी शादी हो जाती। हाँ, उनके जो बेटे पैदा हुए हाँ, उनका नाम ही था क्रांति सिंह। हाँ, उस समय जब देश गुलाम था जी, तो देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी। हाँ, आज जब देश आजाद हो गया तो देश के बारे में सोचने वालों का अभाव हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौपाल लाइव में। मैं हूं आनंद देव। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस मौके पर हम ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर आंदोलन की नींव तैयार की थी। काला पानी की सजा पाने वाले उस महान योद्धा ने आजाद भारत में अंतिम सांस ली, लेकिन अफसोस इस बात की कि आजादी के कई वर्षों तक वह सेनानी गुमनाम रहा। उस महान योद्धा का नाम है मुज्तबा हुसैन। जी हां, आज हम आपको क्रांतिकारी मुज्तबा हुसैन के संघर्षों की जो कहानी बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुज्तबा हुसैन ने न सिर्फ कोर्ट ऑफ वार्ड्स की नौकरी को ठोकर मार दी थी, बल्कि विदेश में जाकर वहां देश की खातिर आंदोलन की बुनियाद तैयार की थी। उन्होंने सिंगापुर में सैनिक विद्रोह करवाया था। इस आरोप में पहले उन्हें फांसी की सजा हुई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल गई। 29 साल जेल में गुजारने के बाद उन्होंने आजाद भारत में अंतिम सांस ली थी। 29 साल तक जेल में रहे। सोचिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के चितरसारी मोहल्ले में वर्ष 1883 के आसपास जन्मे मुज्तबा हुसैन की कुर्बानी की दास्तां का जिक्र पहली बार कम्युनिस्ट नेता रुस्तम सैंटिन ने एक मीटिंग में की थी। उसके बाद उस महान क्रांतिकारी का ठौर ठिकाना तलाशने के लिए इंजीनियर प्रलय बहादुर यादव, जो बक्सा विकासखंड के दरियागंज गांव के मूल निवासी थे, हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, प्रलय बहादुर और जयप्रकाश सिंह ने जौनपुर से लेकर लखनऊ तक तमाम लाइब्रेरियों में इससे जुड़ी किताबों को छानबीन की और जानकारी इकट्ठा की। उनका ठौर ठिकाना पता चलने के बाद रिटायर्ड इंजीनियर प्रलय बहादुर और अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी मुज्तबा हुसैन स्मारक समिति का गठन किया और इस समिति ने चितरसारी में, जहां मुज्तबा हुसैन का कभी घर हुआ करता था, उनकी स्मृति में वहां स्मारक का निर्माण करवाया। ये स्क्रीन पर आप स्मारक को देख रहे होंगे, ये वही स्मारक है जो मुज्तबा हुसैन की स्मृति में बनवाया गया है। इसका शिलान्यास 3 अगस्त 2007 को पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद ने किया और तकरीबन 4 साल बाद जब स्मारक बनकर तैयार हुआ तो उसका लोकार्पण 3 अगस्त 2011 को नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश टंडन के हाथों संपन्न हुआ था। मुज्तबा हुसैन 1914 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स की नौकरी से इस्तीफा देकर अमेरिका चले गए थे। वहां गदर पार्टी की सदस्यता ली और प्रवासी भारतीयों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद उनकी मुलाकात गदर पार्टी के नेता लाल हरदयाल समेत कई अन्य क्रांतिकारी नेताओं से हुई। उन क्रांतिकारी नेताओं ने अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, जापान, इंग्लैंड समेत तकरीबन अन्य देशों में तकरीबन 40 केंद्र स्थापित कर लिए थे। मुज्तबा हुसैन को रंगून में केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई।
वह हांगकांग, मनीला होकर सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने अपने सहयोगी साथी सोहनलाल पाठक के साथ वहां केंद्र स्थापित किया। वहां भारत के जो नौजवान सेना में थे उनसे संपर्क किया और कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्यों गर्दन कटा रहे हो? अगर गर्दन कटानी ही है तो अपने वतन के गुलामी से मुक्त कराने के लिए गर्दन कटाओ। उनकी इस प्रेरणा से 15 फरवरी 1915 में सैनिक विद्रोह हुआ। माडले षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस केस में मुजतबा समेत 8 को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 1917 में उन्हें काला पानी अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। अंडमान की सेलुलर जेल में तकरीबन 5 साल का वक्त गुजारने के बाद 1922 में मुजतबा हुसैन को फैजाबाद की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। 1934 में कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल से छोड़ा गया। घर आए तो मकान दूसरे लोगों का कब्जा हो चुका था। माता पिता घर छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे। जौनपुर सिविल कोर्ट में उन्होंने केस किया तो मकान किसी तरह वापस मिल गया। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में केंद्र में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी तो वह जेल से छूट गए। 3 अगस्त 1953 को उन्होंने आज़ाद भारत में अंतिम सांस ली। जौनपुर शहर के ही बेगमपुर इमामबाड़ा स्थित कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया है। आज़ादी के तकरीबन 63 वर्षों तक गुमनाम रहे इस महान क्रांतिकारी को यह जनपद कैसे पहचान सका, इसके लिए हमने कम्युनिस्ट नेता एवं दीवानी बार एसोसिएशन की पूर्व महामंत्री रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह कामरेड से बात की। सर, ये मुजतबा हुसैन इतने बड़े क्रांतिकारी जी, जिनकी इतनी बड़ी वीर गाथा, और वो देश आजाद होने के बाद 63 साल तक गुमनाम रहे, आखिर कैसे उनकी तलाश आप लोगों ने कर लिया? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का जी। और इस देश ने और समाज ने जी। अपने इतिहास को जितना उपेक्षित किया है, दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं हो सकता है जितने हम और हमारे देश के लोग। जी। मुस्तफा हुसैन साहब 1905 में एक कांग्रेस महाधिवेशन था बनारस, उसमें जौनपुर की तरफ से वॉलंटियर के रूप में जी उन्होंने भाग लिया। और वहां जाने के बाद उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ तो वो जौनपुर छोड़ करके कानपुर चले गए और कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स में उन्होंने नौकरी किया। और इसलिए नौकरी किया कि उनके पास पैसे हो जाए। जी जी। और पैसा जब उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो वो यहाँ से देश छोड़ के सीधे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर चले गए, जहाँ पर गदर पार्टी का मुख्यालय था, जिसमें लाला हरदयाल, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, सोहन सिंह जोश, सोहन सिंह भकना, ये बड़े बड़े नाम उस जमाने में जो गदर पार्टी बनी थी। और गदर पार्टी ही बनी थी, गदर इसलिए नाम था कि 1857 की स्मृति में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर भी कहा जाता है। तो गदर की स्मृति में गदर पार्टी बनी। गदर की स्मृति को ताजा रखने के लिए और गदर के और उस 1857 के जो मिली जुली संस्कृति थी, हिंदू मुस्लिम एकता की, देश की आजादी की जो उदात्त भावना थी कि भाई 1857 के जो नायक थे वो बहादुर शाह जफर थे, तो उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तात्या टोपे भी थे, नाना साहब पेशवा भी थे, और कुंवर सिंह भी थे, राजा कुंवर सिंह भी थे। तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के 1857 में, और हमारे अपने जिले के जो राजा इजारत जहाँ थे, संग्राम सिंह थे, धूरी सिंह थे, तो ये सब लोग मिलके जो गदर की परंपरा थी, गदर की जो विरासत थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में ये प्रवासी क्रांतिकारी जो देश से बाहर थे, उन्होंने कहा नहीं, वहीं तैयारी करेंगे और वहीं से लेकर हथियार चलेंगे और अपने देश को आजाद कराएंगे। तो मुस्तफा साहब वहां चले गए और गदर पार्टी में बाजाब्ता शामिल हो गए। और उन लोगों का एक अखबार भी था जिसका नाम ही था गदर। अच्छा। हाँ, उस अखबार का नाम भी गदर था और उसका अपना एक झंडा था
और अगर आप तलाशिएगा तो नेट पर आपको मिल जाएगा गदर का झंडा, गदर पार्टी का झंडा। जी जी जी। और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता उस संगठन की का प्राण था। और ये गए और वहां पर ये तय हुआ कि जो देसी सैनिक हैं जहां जहां भी हैं जी, वहां जाकर के, विदेशों में जहां जहां भी हैं वहां जाकर के लोगों में देश के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया जाए। इसी कार्य के लिए मुस्तफा हुसैन साहब को, सोहन लाल पाठक को और 3 अन्य लोगों को जी भेजा गया। तो ये सब आए। मांडलिक कॉन्स्पिरेसी केस, हाँ षड्यंत्र केस चला। हाँ वहाँ सैनिक, मांडले में सैनिक रिवोल्ट हुआ, हाँ विद्रोह हुआ हाँ। और विद्रोह का पता लग गया। और ये सब वहां से भाग करके बर्मा के रास्ते से ये चीन जाना चाहते थे, लेकिन ये वहीं पर पकड़ लिए गए। मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद सबको फांसी हुई जी। मुस्तफा हुसैन के ऊपर एक केस और पेंडिंग था, कामागाटा मारूपा। अच्छा। जहाज जो चला था, हाँ हाँ। उसमें भी इनको इन्वॉल्व किया था, तो उस केस का ट्रायल नहीं हुआ था। अच्छा। इसलिए इनको फांसी नहीं दी गई। हाँ। बाकी सोहन लाल पाठक और साथियों को फांसी दे दी गई। जी। इनको, ये जेल में थे ही, फांसी की सजा हो भी चुकी थी, लेकिन जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए जी, तो इनकी फांसी की सजा को काला पानी में परिवर्तित कर दिया गया। और काला पानी परिवर्तित हो गए तो चले आए अंडमान सेलुलर जेल में जी, वहां पर थे। और वहां भी जिन बहादुरों की बड़ी चर्चा होती है, आज बड़े नाम हैं, जो जेल के उस यातना शिविर में जिनका जो टूट गए, हाँ। माफी मांग लिया, लेकिन मुस्तफा हुसैन साहब उसमें से नहीं थे। इन्होंने माफी वाफी नहीं मांगा। और जब उसमें सेलुलर जेल में तमाम क्रांतिकारियों की इतनी बड़ी भीड़ हो गई कि उसकी क्षमता से अधिक हो गई जी, उनको संभाल करके रखना भारी था जी। तब ये हुआ कि इनको मदरलैंड की जेलों में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये आ गए फैजाबाद जेल। फैजाबाद जेल में उस जमाने में 1931 के आसपास जी, देश भर के सारे बड़े क्रांतिकारी और कांग्रेस के बड़े लीडर वहाँ बंद थे। वहाँ सब बंद थे जी। तो साल में एक दिन एक ऐसा अवसर आता था कि जेल में सारे कैदियों को बाहर निकाला जाता था और वो सब कल्चरल प्रोग्राम अपना करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना नाटक ये सब जी जी। तो वहाँ नाटक था। तो जब पता लगा कि यार एक बूढ़े बंदी इस जेल में और है, लेकिन वो कभी निकाले नहीं जाते, वो कोठरी में ही रहते हैं। वो सेल है, वो छोटी सी कोठरी जिसमें लैट्रिन पेशाब सब उसी में करना था, लेकिन उनको बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि साहब उनको निकालिए, तो बूढ़े बुजुर्ग हैं जी। कहा नहीं, सरकार का सख्त आदेश है, उनको किसी भी कीमत पर निकाला न जाए जी। लेकिन इन लोगों ने बहुत कहा कि बूढ़े हैं, जर्जर हैं, भाग नहीं सकते हैं, आप क्यों परेशान हैं? जैसे सब निकाले जा रहे हैं वैसे ही एक दिन के लिए उनको भी निकाल दीजिए। तो इन लोगों की बात मान लिया सुपरिटेंडेंट ने। अच्छा। और इनको जब जेल से, सेल से रात में जब बाहर निकाला गया कल्चरल प्रोग्राम के लिए, तो ये जैसे ही बाहर आए वैसे चित होकर लेट गए जमीन पर। अच्छा। चित होकर के लेट गए और चांद तारों को और सितारों को सबको देखने लगे। लोगों ने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आपको नाटक देखने के लिए निकाला गया। उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी के लिए किसी नाटक से कम नहीं है। मैंने इतने दिनों के बाद मैं आज खुला आसमान देख रहा हूँ, इन चांद तारों को देख रहा हूँ, कई सालों बाद, बरसों, उस समय लगभग करीब 20-22 साल जी 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 गुजर चुके थे जी। कहा कि ये चांद तारों को देख रहा हूँ, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी इनको देखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पूरी रात जमीन पर ऐसे पड़े चांद तारों को ही देखते रहे। और इनके बारे में कॉमरेड राम नयन उपाध्याय, जो अपने जौनपुर के भलुआही के रहने वाले थे, अच्छा, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने 42 में बदलापुर थाने पर झंडा फहराया था। अच्छा। झंडा फहराने वालों में वो थे। और वो उसी जमाने में फरार होकर के मुजफ्फरनगर चले गए थे, मुजफ्फरनगर, और वही ट्रेड यूनियन आंदोलन में रहे, कम्युनिस्ट आंदोलन में रहे। तो उन्होंने हमसे चर्चा किया कि जयप्रकाश, एक मुस्तफा हुसैन साहब थे, पता करो। फिर उसी दौर में मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई, मैं फिर गया बनारस। अच्छा। बनारस गया तो एक
कम्युनिस्ट सरकार में, चौधरी साहब के सरकार में पुलिस मंत्री रहे कॉमरेड रुस्तम सैटिन साहब से मैंने हल्की सी चर्चा किया, तो उन्होंने उनके बारे में बहुत, ये सब संस्मरण उन्हीं का है, हाँ, सूरज चांद सितारों वाला। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा उनके बारे में और कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो जरूर बता सकता हूँ कि बड़े भारी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी थे। जी जी। तो हमने इसकी चर्चा इंजीनियर साहब से किया, और इंजीनियर साहब प्रलय बहादुर यादव जी, जो बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के थे और इतिहास में उनकी बड़ी दिलचस्पी। जी जी जी। पूरा जिले के फ्रीडम मूवमेंट पर जितना उन्होंने वर्क किया है, हाँ, जितना आपको तो बड़ा हिस्सा आपको मालूम है। जी जी। हाँ, तो हमने और उन्होंने सबने मिलके उनके बारे में, मुस्तफा साहब के बारे में जानकारियां कलेक्ट करना शुरू किया। तो हम लोगों को एहसास हुआ कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जी, और जिसके जो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा, तो कम से कम बाहर तो कम से कम कोई एक पत्थर तो उनके नाम का हो यार। जरूर। तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश, बाकी लोगों से तो नहीं है, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप मेरा इस काम में मदद कर सकते हैं जी। और वो इरिगेशन में इंजीनियर थे। हाँ, उन्होंने मांगना शुरू किया, फिर हमने भी मांगना शुरू किया। फिर उसमें जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक रहे गुलाब सरोज जी, उन्होंने उस शुरुआती दौर में मदद की। फिर दिनेश टंडन ने काफी मदद किया जी। और फिर सारे लोगों से छोटा छोटा कलेक्शन करके वो स्मारक उनके गांव में चिकरसारी में वो बना। वो सरकारी स्मारक नहीं है, और जिले का पहला स्मारक है जिसको जनता ने बनवाया है। सरकार ने उनकी स्मृति में कुछ नहीं किया है। और मैं समझता हूँ कि जिंदगी के 28 बरस जी बहुत होते हैं सब। और 28 बरस वो जेल में रहे, सूरज चांद सितारों को देखने के लिए तरस गए। और एक बड़ी बात यह है कि गदर पार्टी में जी पूर्वांचल से बहुत चंद गिने चुने लोग थे। पूरे उत्तर प्रदेश से, यूनाइटेड प्रोविंस से जी। और उसमें से मुस्तफा हुसैन साहब थे। और वो आजादी के जज्बा के साहब घर द्वार छोड़ दिए, अविवाहित रहे और सारे परिवार के लोग जब देश विभाजन हुआ पाकिस्तान चले गए। लेकिन वो पाकिस्तान गए भी नहीं। लौट के आने के बाद अपने आबादी का मुकदमा वो लड़े, लेकिन वो मुकदमा उनके पक्ष में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा दाखिल किया था उन्होंने। तो घरोही के लिए उनका जो घर था, आबादी तक नहीं रह गई। जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके अपने रहने के लिए एक झोपड़ी की भी जगह नहीं। और 3 अगस्त 1953 में जी और उनका निधन हुआ जी। हम समझते हैं कि जिन लोगों को, जो हमारे यहाँ शहीद हुए, जो हमारे यहाँ आजादी के आंदोलन में शहीद हुए, गोलियां खाए, उनके अलावा जिन्हें बहुत सारे लोगों को फांसी की सजाएं हुई, लेकिन फांसी किसी को नहीं हुई जी। तो जिन लोगों को फांसी हुई थी उनमें मुस्तफा हुसैन साहब का भी नाम है। तो इस तरीके से वो हमारे जनपद के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा गौरवशाली क्षण है। बिल्कुल साहब, आज के जमाने में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जाना तो बड़ी बात है, और देश छोड़ के चला जाए अमेरिका, बहुत बड़ी बात है। और पूरे तरीके से उन्होंने अपने को देश की आजादी के लिए, और बाद में जब आए 53, जब देश आजाद हुआ 46 में, अंतिम सरकार बनी, छूटे, तो लोग पूछते थे तो वो कुछ बताते नहीं थे। उन्होंने कहते हम जो चाहते थे वो हो गया। बताइए, हमारा सपना सिर्फ एक था कि हमारा देश आजाद हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये जानकारी रामनारायण उपाध्याय से ही हुई थी। तो उसे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कि 10 रुपए या 15 रुपए, लेकिन कुछ न कुछ रुपया महीने में जो पूर्व सांसद रहे नागेश्वर द्विवेदी साहब, अच्छा, वो उस समय कांग्रेस के कार्यालय सचिव हुआ करते थे। अच्छा, तो वो उनको 10 या 15 रुपए उस समय महीने में उनके खान खर्च के लिए देते थे। और उसका वो जो कांग्रेस पार्टी का अपना बजट होता था, उसी में से वो दिया जाता था। और सच तो ये कहा जाए
कि सिर्फ मुस्तफा हुसैन साहब नहीं, हाँ इस जिले के चप्पे चप्पे पर जी कुर्बानियों का इतिहास है। आप समझ लीजिए ये अगस्त का महीना है हाँ और 13 या 14 अगस्त को जी जो आप सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं, हाँ उससे पहले जी कुंवरपुर, कुंवरपुर भी नहीं है, अच्छा। सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा पहले एक पुलिया है। अच्छा उस पुलिया को तोड़ते समय, हाँ 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 उस पुलिया को तोड़ते हुए जी जिनको गोलियां लगी थी उसमें से एक बहादुर, लाल बहादुर तेली, हाँ 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 लाल बहादुर तेली सरावा में है सर सरावा में। जी तो बस पमारा हाँ और सरावा जी ये वो पुलिया वही तोड़ रहे थे। हाँ। उसके बाद वो गोली लगी और गोली इतनी नहीं लगी थी कि साहब वो बचाए नहीं जा सकते। हाँ लेकिन पूछा कि कौन कौन लोग थे, नाम बताओ, हाँ नाम बताओ। तो अगर नाम बता देते, हाँ दवा इलाज होता तो बच जाते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, लेकिन बताया नहीं और मर जाना कबूल किया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। कुड़ुरिया गांव है, पूरा गांव जला दिया गया था, ओ पूरा गांव जला दिया गया था कुड़ुरिया। जी हाँ? और कुंवरपुर 1857 में आप जानते हैं। जी तो 42 से लेके 47 और 57, 42 का छोड़ दीजिए, 1857 से लेके 1942 43 तक जी और लगातार जो आंदोलन हुए जी बंधवा में, बंधवा में जी। जिसमें सारे लोगों को, यहाँ 6 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें राम सुब्रमण्यम दुबे भी थे, स्वरनाथ उपाध्याय भी थे जी इन लोगों को भी फांसी हुई थी, सबको फांसी हुई थी, यहीं से हुई थी संकोट से, लेकिन किसी को फांसी कोई नहीं हुई थी, बच गए थे सब। हाँ तो बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन में और जनपद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जी बड़े बड़े नाम हैं। जी अब आप समझिए कि एक जो राज्यसभा सांसद हैं माननीय सीमा द्विवेदी साहब, हाँ सीमा द्विवेदी के जो अजिया ससुर थे जी कॉमरेड गया प्रसाद, अच्छा वो इलाहाबाद हाँ बेस उनका जो था वो आनंद भवन से जुड़े हुए क्रांतिकारियों में से थे। अच्छा उस जमाने में जो झूसी का पुल है हाँ वो तब भी था, अंग्रेजों के जमाने का पुल है वो, अच्छा पुराना पुल। हाँ हाँ उससे 2 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर गंगा जी में कूद गए। अच्छा हाँ, और उनको और डुबो करके नदी में क्रॉस होकर के निकल गए। और उस जमाने में उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके भेजा था आनंद भवन कि लालटेन का शीशा फूट गया। अच्छा हाँ, उस समय जो संचालन कर रही थी वानर सेना के थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, हाँ तो वो स्लिप उनके पास उस जमाने में पहुंची थी। हाँ और ये जब पकड़े गए गया प्रसाद दुबे, जी तो 5 क्रांतिकारियों को गाड़ी के पीछे जैसे मरे हुए कुत्ते घसीटे जाते हैं, उसी तरीके से सेंट्रल जेल से कचहरी तक गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटा गया था। ये चूतर से लेके पीठ तक का जो चमड़ा है ये पूरी तरीके से उधड़ गया था। और उस समय नेहरू जी आए थे जेल में देखने उनको जी जी वो 5 क्रांतिकारी थे, उनमें से गया प्रसाद दुबे जी भी थे। जी जी और बहुत किस्से हैं। जब हम लोग दुबे जी के साथ बैठते थे जी तो वो एक एक चीज क्रांतिकारी आंदोलन की बताते थे कि रोटी एक दिन 2 दिन की रोटी नहीं, हफ्ते भर की रोटी होती थी। कहते थे कि इसको पानी में डुबो खा जाइए, ये रोटी थोड़ी खराब होती। हम लोग तो हफ्ता 10-10 दिन के खाते थे रोटी। हाँ, रोटी जैसे झोपड़ी मड़ई होती थी, मढ़ा होता था, उसमें रोटी खोसी रहती थी। और ये कभी कहीं से आते थे तो रोटी निकाल लेते थे, उसको ले जाते थे पानी में डुबो कर नमक मिला के खा लेते थे जीने की। तो इतना कठिन, इतना जटिल जीवन रहा, लेकिन इन लोगों ने कभी संसदीय राजनीति का मोह नहीं पाला। कॉमरेड रामनारायण उपाध्याय को भी 52 में चुनाव के लिए विधानसभा का टिकट मिल रहा था, लेकिन रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो कम्युनिस्ट हो गया। गया प्रसाद दुबे जी प्रमुख रहे जरूर, लेकिन वो बड़े क्रांतिकारी थे और चोटी के क्रांतिकारियों में सम्मिलित थे। तो मुस्तफा हुसैन साहब सहित पूरे जनपद के अंदर एक से बढ़कर के एक, और कल परसों 12 तारीख होगी, 12 तारीख को ये जो क्रांति स्तंभ बना हुआ है कलेक्ट्रेट में, ये छात्र सेनानियों के ऊपर गोली चली।
टीडी कॉलेज के छात्र सेनानी वहाँ। छात्र सेनानी है, तो उस समय हाई स्कूल था। हाँ हाँ और उसके क्षत्रिया कॉलेज के जो राजपूत छात्रावास था जी। उसमें बैठक हुई छात्रों की, और उसके नायक जो है, उसके रूहे रमा हम कहें कि उसके सारे आयोजन करता कमर गोपाल दास थे, जिनका घर रासमंडल। अच्छा। रासमंडल। हाँ हाँ। वो कम्युनिस्ट आंदोलन में शरीक हो चुके थे। 36 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बन चुका था, और 12 अगस्त जी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का स्थापना की तारीख है। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की तारीख पर जी लोगों ने तय किया अच्छा कि हम लोग कलेक्टिव में तिरंगा झंडा फहराएंगे। हाँ हाँ। और वहाँ और 11 तारीख को ही 11 तारीख से ही ये 10-11 में ही ये चर्चा शुरू हो गई जी। और उसके पहले ही दिवाकर सिंह को पकड़ लिया गया। अच्छा। दिवाकर सिंह को पकड़ लिया गया तो सारे छात्र जेल पर इकट्ठा हो गए। दिवाकर सिंह को छोड़ दिया गया। फिर उनको कंधे पर लेकर के छात्रों ने जुलूस निकाला, वीर दिवाकर जिंदाबाद। ये रेहटी के थे दिवाकर सिंह। बाद में वो पढ़ाई किए, फिर पुलिस सेवा में रहे, रिटायर हुए। तो पूरा एक लंबा आंदोलन है। उसमें कई लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें एक पाली के उमर साहब थे, उनको गोली लगी थी। एक सरोज थे, उनको गोली लगी थी। और एक क्वींस कॉलेज में मिश्रा जी प्रिंसिपल हुए बाद में, उनके हाथ में अंत तक गोली थी। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी भी कमजोरी है और सबकी कमजोरी है। आप तो कम से कम उससे बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं कि आप हमसे जान करके, जितना भी हमारे को जानकारी है, आपने वो आजादी के आंदोलन के इतिहास को भी कलेक्ट किया और इन चीजों को भी आपने कलेक्ट किया। नहीं, एक जिज्ञासा होती है सर। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को इन सारी चीजों से हम देख नहीं जा पा रहे हैं। हमने लाख प्रयास किया कि कभी बैठे लिखें, कभी बैठे लिखें, लेकिन जिंदगी की आपाधापी में उसके लिए भी समय नहीं है। आज भी आपसे बात करनी थी तो आज भी समय नहीं था, लेकिन समय निकालना पड़ता। ये बड़ा जटिल है। और निश्चित रूप से जो देश अपने इतिहास को भुला देता है ना, वो अपने इतिहास को भुलाने वाला देश अपने भूगोल को कायम नहीं रख सकता। भूगोल को बनाने में इतिहास का बड़ा भारी योगदान। आज भाषाओं की विविधता के बावजूद, जातियों की विविधता के बावजूद, धर्मों की विविधता के बावजूद, जब ये कहा जाता है कि जहाँ भारत की बात आती है, तो सब लोग यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो हिंदी नहीं जानते हैं वो भी, जो मलयालम जानते हैं वो भी, जो तमिल हैं वो भी, जो तेलुगु है वो भी, जो बंगला जानते हैं वो भी, जो मद्रासी जानते हैं वो भी, जो कोई भाषा नहीं जानते हैं वो भी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज जो दौर है, इस दौर में और इस देश को, हमारा जो आजादी के आंदोलन का इतिहास है, जो कुर्बानियों से, बलिदानों से भरा हुआ है, यही इस देश की एकता को, अखंडता को बचाए रखने के लिए और इसको प्रगति और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए नफरत से सत्ता हासिल की जा सकती है। सत्ता, आप नफरत की राजनीति से आप सरकारें बदल सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं, लेकिन नफरत पैदा करके आप किसी मुल्क को नहीं खड़ा कर सकते, कदापि नहीं। मुल्क को अगर खड़ा करना है तो निश्चित रूप से आपको इतिहास में वो मोहब्बत की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम उन प्रश्नों से अनजान हैं जो हमको जोड़ते हैं, जो मिलाते हैं, लेकिन तोड़ने की तो चर्चा होती है। अगर कोई ये कह दे कि आप आनंद जी जयप्रकाश से तो बड़ी मित्रता है, हाँ मित्रता है, कह अरे कहें कोई बात है, कह नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, जैसे उनके दादा ने आपके दादा की दाढ़ी उखाड़ उखाड़ के मारा था। ये इतिहास है, इतिहास है कि हमारे दादा ने आपके दादा को मारा था। लेकिन अगर यही इतिहास आपके मन में बैठा दिया गया तो जयप्रकाश भी आपको दुश्मन नजर आने लगे। निश्चित। तो इतिहास का महत्व बस इतना है, अतीत को दोहराने की नहीं,
अतीत को जानने की जरूरत है। जी और बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ इस देश की जो आज की आजादी है हमारी, ये साझी शहादत की साझी विरासत है। इसमें बिस्मिल का भी खून है, इसमें भगत का भी खून है, इसमें अशफाक उल्लाह खां का भी खून है। जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबके बलिदान के कारण हुआ जरूर। है? और इस देश में कोई 1% भी पारसी नहीं रह गए ना। इस देश में कोई पारसी 1% भी पारसी नहीं है, लेकिन उस 1% न होने के बावजूद जी हमारे देश को जो सब बड़ी देन है, हाँ एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, होमी जहांगीर भाभा का। अच्छा। जब इस देश में परमाणु एनर्जी की बात होगी, हाँ परमाणु एनर्जी की बात होगी कि परमाणु बम का जनक कौन है, हाँ तो होमी जहांगीर भाभा की चर्चा होगी। और भाभा पारसी थे। और उस एटम बम को अगर दुनिया के किसी देश पर गिराने की क्षमता किसी से हमने अर्जित किया तो वो विश्वविख्यात नाम है देश के महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है। तो इस देश में अकलियत से, अक्सरियत से, हिंदू से, मुसलमान की से नफरत पैदा करके इस देश को आप बनाएंगे कि अगर इस देश को मजबूत बनाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया में आपको विश्व गुरु बनना है और दुनिया में अगर आपको सर उठा करके जीना है, तो हमारी बहादुर शाह जफर के बेटों का सर कलम करके थाली में रख दिया गया। उस बूढ़े बादशाह ने उफ नहीं किया। जी। तो जो कुर्बानियों का इतिहास है वो यही ये देश है जी। इसलिए जो हो रहा है, हम तमाशबीन नहीं हैं। हाँ। हमारी जितनी क्षमता है, हमारी जितनी ताकत है, हम जो कर सकते हैं उसको करते, लेकिन जितना करते हैं वो बहुत नाकाफी है। इसमें जब तक हमारा पूरा समाज संजीदा नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, हम अपने लिए जीते हैं तो जीते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का अगर उतना पल ही, क्षेम जी ने एक कविता लिखा कि कुछ रीतों में, कुछ अन्य रीतों में, कुछ दिन बीत गए मीतों में, मेरे तो बस उतने ही दिन थे जो बीत गए गीतों में। हैं कि हमने, वो गीतकार थे, उन्होंने कहा कि मैंने गीतों में जो जिया वही मेरी जिंदगी है। जी जी जी। तो इस देश में अगर हम रह रहे हैं तो इस देश के लिए जितना जीते हैं वो देश के हिस्से का है। अपने लिए जीने का तो कोई मतलब इस देश के लिए नहीं हुआ। इसके लिए हम अगर अपनी फिक्र करते हैं, अपने परिवार की फिक्र करते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों की फिक्र करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश की भी फिक्र करें। और ये आजादी की 75वां वर्ष है, तो इसमें तो उन सारे वीर सपूतों को जो भूले बिसरे हैं, अगर हम उनको याद नहीं करते हैं तो हमसे ज्यादा गुनहगार कौन होगा? कोई नहीं, बिल्कुल। इसलिए ये हम सब उन तमाम वीर सपूतों के ऋणी हैं, चाहे मुस्तफा साहब हों और उनके सरीखे। 18 साल की उम्र में धनिया मऊ का जो शहीद स्मारक बना हुआ है जमींदार सिंह जी की जब शहादत हुई तो उनकी उम्र 18 साल, सिर्फ 18 साल, बिल्कुल मात्र 18 साल थी। और उस जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी। उनके जो बेटे पैदा हुए उनका नाम ही था क्रांति सिंह। क्रांति सिंह जी जी जी। तो आप बताइए कि वो जो जज्बा है देश के लिए लड़ने का, और सब विद्यार्थी है, नौजवान है, अब आज का नौजवान, उस जमाने का नौजवान, सिर्फ इतना हमारी समझ में इतना अंतर आया है कि उस समय जब देश गुलाम था तो देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी। आज जब देश आजाद हो गया तो देश के बारे में सोचने वालों का अभाव हो गया। मरना नहीं है, सोच भी नहीं सकते, देश के बारे में सोचने वालों का अभाव हो गया। तो यही बुनियादी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। और जब तक हम मरने का नहीं साहब, अब तो देश के लिए जीने का वक्त है कि जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो और जो कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं वो, अगर हम देश के लिए भी, हमारी फिक्र में देश भी शामिल हो जाए तो इस देश का क्या कहना। लेकिन वही है, वो तो कह गए कि कर चले दम फिदा जानो तंद साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन सर। वतन साथियों। तो जिनके हवाले वतन कर गए हो, जिन साथियों के हवाले कर गए, वो साथी क्या कर रहे हैं? उनको तो जो करना था वो कर गए। तो मैं आज आपके माध्यम से जी उन तमाम शहीदों को, जी जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, और जनपद के तमाम चप्पे चप्पे पर जी और तमाम गांवों से लेके कस्बों तक जिन लोगों ने भी आज़ादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान किया, त्याग किया, उन सब को श्रद्धा से नमन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्त निकाला, कम से कम इन स्मृतियों को साझा करने का काम आपने किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।